इस चैप्टर की लास्ट यूनिट अनपेड सेलर एंड ऑक्शन सेल, इसमें भी दो टॉपिक है, अनपेड सेलर एंड ऑक्शन सेल, यूनिट 4। छोटी सी यूनिट है, क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है, एक क्वेश्चन तो 5 नंबर का इसमें से आएगा ही आएगा। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर एंड ऑक्शन सेल, राइट ऑफ अनपेड सेलर, पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं, फिर ऑक्शन सेल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अनपेड सेलर क्या होता है, नाम से ही पता लगा है, एक सेलर जो उसको पेमेंट नहीं मिल रही। अनपेड, अनपेड सेलर का मतलब क्या है, एक सेलर है, ठीक है, बायर ने उसे पैसे नहीं दिए, बायर रिफ्यूज्ड, और वो पैसे तो देना चाहता है बट उसके पास पैसे है नहीं। एक ही बात है बेटा, मुझे तो पेमेंट नहीं मिल रही ना, आपकी नीयत अच्छी है बट आपके पास पैसे नहीं है, मुझे तो पैसे नहीं मिल रहे। बायर रिफ्यूज्ड और फेल्स टू पे फुल प्राइस, फुल प्राइस। मान लीजिए 10,000 रुपए की गुड्स है और आपने 8,000 पे कर दिए हैं, 2,000 बाकी है, तो भी मैं अनपेड सेलर हूं। आपने 10,000 में से 9,999 भी पे कर दिए, तो भी मैं 1 रुपए के लिए क्या हूं, अनपेड सेलर हूं। तो जब तक मेरे को पूरा पैसा नहीं पे कर दिया जाता तब तक मैं क्या हूं, अनपेड सेलर हूं। कब पैसा पे नहीं किया आपने, एट द टाइम ऑफ सेल। अभी क्या पढ़ के आए थे थोड़ी देर पहले कि जैसे ही मैं गुड्स डिलीवर करूंगा आपको मुझे उसी टाइम पेमेंट देनी पड़ेगी। दोनों कॉन्करेंट कंडीशन होती है, डिलीवरी एंड पेमेंट आर कॉन्करेंट कंडीशन एट द टाइम ऑफ सेल। इफ नो क्रेडिट अलाउड, नो क्रेडिट अलाउड, अगर क्रेडिट अलाउड नहीं है, उधार अलाउड नहीं है, तो बताओ बायर को पेमेंट कब करनी पड़ती है, बायर को इमीडिएटली पेमेंट करनी पड़ती है। या फिर सर क्रेडिट अलाउड था, 1 महीने का उधार था और 1 महीना पूरा हो चुका है और बायर अभी भी पैसे नहीं दे रहा है, ठीक है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड। तो दो ही सिचुएशन होगी ना बेटा, या तो गुड्स आपने कैश में बेची होगी या उधार बेची होगी। कैश में बेची है तो सेल के टाइम पे पैसे नहीं दे रहा, या फिर उधार बेची है तो क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो चुका और उसके बाद भी पैसे नहीं दे रहा, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड। दोबारा, एक बायर है जो मना कर रहा है पैसे देने से, या वो पैसे देना तो चाहता है बट पैसे दे नहीं पा रहा है, ठीक है। कब नहीं दे रहा है पैसा, या तो एट द टाइम ऑफ सेल, अगर क्रेडिट पीरियड अलाउड नहीं है तो। सर क्रेडिट पीरियड अलाउड है, क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो चुका है और वो फिर भी पैसे नहीं दे रहा है, ठीक है, तो ये केस बनता है। तो ऐसे सेलर को क्या कहते हैं, अनपेड सेलर। अब बात करते हैं इसके क्या राइट है। तो अनपेड सेलर के राइट्स को हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं बेटा। सबसे पहला राइट आता है राइट अगेंस्ट दी गुड्स। गुड्स के अगेंस्ट आपके पास क्या राइट है, और उसके बाद राइट अगेंस्ट दी बायर। बायर के अगेंस्ट आपके क्या राइट है। गुड्स के अगेंस्ट जो राइट है उसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। सबसे पहला राइट है आपका राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ लियन ऑन दी गुड्स, राइट ऑफ लियन ऑन दी गुड्स। लियन का मतलब होता है दूसरों की चीज पर कब्जा करना। दूसरे की चीज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये सेल हो चुकी है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किसको हो चुकी है, बायर को हो चुकी है, ठीक है ना। राइट ऑफ लियन का मतलब होता है कि जो गुड्स आर इन दी पोजेशन ऑफ सेलर, ये गुड्स जो है वो सेलर के पास पड़ी है इन एनी कैपेसिटी, बेली के तौर पे, सेलर के तौर पे, वट एवर द केस, ठीक है। गुड्स आर इन द पोजेशन ऑफ सेलर, ओके, यानी कि दैट इज गुड्स आर नॉट एप्रोप्रिएटेड, अभी गुड्स अलग नहीं हुई है, एप्रोप्रिएटेड विद सेलर, यानी कि ना ये गुड्स की डिलीवरी बायर को गई, ना ये गुड्स रास्ते में है, ट्रांसपोर्टर के पास भी नहीं है, किसके पास है, सेलर के पास है या सेलर के एजेंट के पास है। एक ही बात है ना, एजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। तो सेलर क्या कर सकता है, सेलर में रिफ्यूज द डिलीवरी, कि मैं गुड्स डिलीवर नहीं करूंगा, जब तक मेरा पैसा नहीं दोगे तब तक मैं गुड्स डिलीवर नहीं करूंगा, ठीक है। इफ पार्ट हैज बीन डिलीवर्ड, अगर पार्ट डिलीवर कर दिया, फॉर एग्जांपल मुझे उसे 100 यूनिट डिलीवर करनी थी, मैंने 60 भेज दिया, 40 मेरे पास पड़ी है, सेलर कैन एक्सरसाइज
एक्सरसाइज करना मतलब यूज करना। हिज राइट ऑफ लियन, हिज राइट ऑफ लियन ऑन रिमाइंडर या रिमेनिंग गुड्स, राइट ऑफ लियन ऑन द रिमेनिंग गुड्स। हालांकि इस पॉइंट को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा बेटा। इफ पार्ट इज डिलीवर्ड आफ्टर बिकमिंग अनपेड सेलर, अगर अनपेड सेलर बनने के बाद सेलर ने पार्ट डिलीवर कर दिया है, इट विल अमाउंट टू, तो इसे क्या माना जाएगा? वेवर ऑफ राइट ऑफ लियन, कि आपने अपना राइट ऑफ लियन छोड़ दिया है बाय सेलर, एंड ही विल बी बाउंड, और वो बाउंड हो जाएगा टू डिलीवर द रिमेनिंग गुड्स। यानी कि इस पॉइंट को कुछ ऐसा समझिए बेटा कि मेरे को किसी को 100 यूनिट डिलीवर करनी थी, मैंने उसे 60 यूनिट डिलीवर कर दी और मैंने उसे कहा भैया पेमेंट तो भिजवा दो, और वो पेमेंट नहीं भेज रहा है, तो मैं 40 नहीं भेजूंगा। ये आ गया ये ऊपर वाला पॉइंट जो ब्लू में लिखवाया है। बट मेरे को किसी को 100 यूनिट भेजनी थी, मैंने पार्टी को फोन किया कि सर गुड्स आपकी रेडी है, पेमेंट भिजवा देते हैं, और पार्टी मुझे कहती है सर पेमेंट का थोड़ा सा इश्यू है, मैं मंथ एंड तक आपको पेमेंट दे दूंगा। तो यहां पर सेलर जो है वो अनपेड सेलर बन गया है, क्योंकि प्राइस तो ड्यू हो चुका था, और यहां पर बायर कहता है कि मैं अभी पैसे नहीं दे पाऊंगा, मैं अगले महीने दे दूंगा। अगर सेलर को भरोसा है बायर पे, अगर सेलर को बायर पे भरोसा है कि कोई बात नहीं सर आप अगले महीने पेमेंट दे देना, मैं गुड्स भिजवा रहा हूं, और उसने अनपेड सेलर बनने के बाद 100 में से 60 यूनिट या कुछ भी यूनिट भेज दी है, तो बेटा वो बाकी यूनिट भी नहीं रख सकता, बाकी यूनिट उसे भेजनी पड़ेगी, क्योंकि अनपेड सेलर बनने के बाद अगर पार्ट डिलीवर किया है तो दिस विल अमाउंट टू वेवर ऑफ राइट ऑफ लियन, कि आपने अपना राइट ऑफ लियन क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। क्लियर है? इसी के अंदर क्या लिखा हुआ है? सेलर इज नॉट बाउंड, सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर द गुड्स टू सब्सिक्वेंट बायर। सब्सिक्वेंट बायर कौन हुआ बेटा? बायर ने गुड्स आगे किसी को बेच दी है, तो बेटा नमो डेट नॉन क्वाइड हैबिट वाला रूल पढ़ा था ना आपने। तो अगर सेलर ने बायर को ऑथोराइज किया हुआ है कि आप गुड्स को आगे बेच सकते हो, या बायर ने सब्सिक्वेंट सेल जो की है वो किसकी कंसेंट से की है? सेलर की कंसेंट से, तो ही सब्सिक्वेंट बायर को गुड टाइटल मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है? हालांकि इसकी एक्सेप्शन क्या है? देखिए मेरे पास एक बंदा आता है और वो कहता है सर वो जो गुड्स पड़ी है वो दे दो। मैं कहता हूँ एक मिनट, ये बायर की गुड्स है और बायर ने मुझे पेमेंट नहीं दी, मैंने इसके ऊपर लियन किया हुआ है। कहता सर बायर ने आपको पेमेंट नहीं दी, बट उस बायर से ये गुड्स मैं खरीद चुका हूं। तो कहता है सर मेरे को जब तक पैसे नहीं मिलेंगे ना मैं गुड्स नहीं ले जाने दूंगा, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट बायर के साथ हुआ है, आपके साथ नहीं हुआ। प्राइवेटी टू दी कॉन्ट्रैक्ट। आपके साथ चीटिंग किसने करी है? बायर ने। उसने इस गुड्स के पैसे नहीं दिए, वो इन गुड्स को नहीं बेच सकता। तो सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर द गुड्स टू सब्सिक्वेंट बायर। हाउएवर इसकी एक्सेप्शन क्या है? इफ सब्सिक्वेंट सेल, जो सब्सिक्वेंट सेल की गई है वो किसकी कंसेंट से हुई है? इज मेड विद द कंसेंट ऑफ सेलर। और अब ये डीम्ड कंसेंट मानी जाती है इफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हैज बीन डिलीवर्ड टू बायर। तो यहां पर इंप्लाइड माना जाएगा कि आपने डॉक्यूमेंट ऑफ, देखो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है बेटा? एक ऐसा कागज का टुकड़ा जिसमें कुछ गुड्स के बारे में लिखा हुआ है, और ये भी लिखा हुआ है कि ये गुड्स जो है ये इस बंदे की है जिसका नाम इस डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में लिखा हुआ है, और अनकंडीशनली लिखा हुआ है, मतलब वो इस गुड्स का मालिक है। क्लियर है? तो अब इस केस में अगर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बायर के पास चला गया तो दुनिया की नजर में वो उन गुड्स का मालिक है। तो जो कोई गुड्स खरीदेगा वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के बेस पे खरीदेगा,
तो उसे गुड टाइटल मिलेगा, सब्सिक्वेंट बायर को भी गुड टाइटल मिलेगा। अगर सेलर को लगता है कि ये गुड्स आगे ना बेच दे तो वो उसको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ही ना दे। क्लियर है? अगर सेलर ने बायर को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे दिया तो इसका मतलब आपने उसे अथॉरिटी दे दी है कि वो इन गुड्स को आगे बेच सकता है। क्लियर है? ज्यादा डिटेल में समझना है तो आप मुझे फोन कर सकते हो या आप मेरे डिटेल लेक्चर भी देख सकते हो। तो इट इज ऑल अबाउट राइट ऑफ लियन ऑन द गुड्स। सेकंड पॉइंट आता है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। सेकंड राइट आता है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। गुड्स जो है वो रास्ते में है, इफ सेलर has delivered the goods to carrier या बेली for transmission, कि आप इस गुड्स का ट्रांसमिशन कर दीजिए टू बायर, एंड नो राइट ऑफ डिस्पोजल, नो राइट ऑफ डिस्पोजल was reserved बाय सेलर। और सेलर ने गुड्स कैरियर को देते हुए राइट ऑफ डिस्पोजल भी अपने पास रिजर्व नहीं किया था। इसका मतलब अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन हो चुका है, और जैसे ही गुड्स अनकंडीशनली एप्रोप्रिएट होती है उसी दिन से उसी पल से गुड्स का मालिक कौन मान लिया जाता है? बायर मान लिया जाता है। एंड बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। ये ध्यान रखना, बायर जब इंसॉल्वेंट हो जाएगा तभी राइट ऑफ स्टॉपेज किया जा सकता है, अदरवाइज राइट ऑफ स्टॉपेज नहीं किया जा सकता। ये कंडीशन याद करनी जरूरी है बेटा, क्योंकि जैसे ही मैं ट्रांसपोर्टर को बोलूंगा कि गुड्स की डिलीवरी रोक दी जाए, ट्रांसपोर्टर कहता है सर अब इस गुड्स का मालिक जो है वो बायर है, क्योंकि जिस दिन आपने मुझे गुड्स दी थी उस दिन से मैं गुड्स किसके भी आप पे होल्ड कर रहा हूं? बायर के भी आप पे होल्ड कर रहा हूं, तो अब मैं गुड्स नहीं रोक सकता। अब इस गुड्स का मालिक कौन है? बायर। तो बायर बोलेगा तो गुड्स की डिलीवरी रुकेगी। तो मैं उसे कहता हूं सर बायर मेरे पैसे नहीं देगा। कहता सर अब मैं कैसे मान लूं आपके पैसे नहीं देगा? ये देख ले कोर्ट का नोटिस, क्योंकि जब कोई बंदा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है तो अखबार में आता है बेटा कोर्ट की तरफ से। तो ये देखो अखबार के अंदर कि बंदा ऑफिशियली इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है, मुझे मेरी पेमेंट नहीं मिलेगी तो मैं गुड्स की डिलीवरी रुकवा सकता हूं। ठीक है? देन सेलर में inform the carrier company or person, driver basically, who is in the custody of goods, जिसके कस्टडी में गुड्स है, फॉर एग्जांपल ड्राइवर। तो आप सिर्फ उनको इन्फॉर्म कर दो कि भाई ये बायर जो है ये इंसॉल्वेंट हो चुका है और मैं राइट ऑफ स्टॉपेज यूज कर रहा हूं। ठीक है? बायर बोल रहा हूं, सेलर कैन रिक्लेम द गुड्स, और आप गुड्स को क्या कर सकते हो? रिक्लेम कर सकते हो द गुड्स, कि गुड्स की डिलीवरी रोक दो। ट्रांसपोर्टर कहता है सर गुड्स की डिलीवरी तो रोक दूंगा, आप करना क्या इसका कि ये गुड्स मेरे को वापस भेज दो। ठीक है? ओके। उसके बाद थर्ड राइट जो आता है राइट ऑफ रीसेल। राइट ऑफ रीसेल ये सबसे इंपॉर्टेंट राइट है, क्योंकि अगर ये राइट मैंने सेलर को नहीं दिया तो राइट ऑफ लियन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। राइट ऑफ रीसेल में क्या होता है? अब सेलर जो है, सेलर गिव्स नोटिस ऑफ रीसेल, गिव्स नोटिस ऑफ रीसेल टू बायर। यहां पर नोटिस देने का मतलब सिर्फ इन्फॉर्म करना नहीं है, नोटिस देने का मतलब यहां पर एक अपॉर्चुनिटी देना है कि भाई आपने मुझे पेमेंट नहीं दी है, मैं आपको 1 महीने का 2 महीने का जो टाइम कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था, और अगर कुछ भी टाइम मेंशन नहीं होता तो रीजनेबल टाइम। ठीक है? सेलर गिव्स अ नोटिस ऑफ रीसेल टू बायर ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड, और अगर पीरियड स्पेसिफाइड नहीं था और रीजनेबल पीरियड। रीजनेबल पीरियड कितना होता है? डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस।
इसका मतलब है फॉर एग्जांपल मैंने कहा 1 मंथ नोटिस, तो इसका मतलब 1 महीने के अंदर अंदर पैसे दे दो, नहीं तो मैं गुड्स को बेच दूंगा। तो सेलर गिव्स नोटिस ऑफ रीसेल टू बायर ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड और रीजनेबल पीरियड, ठीक है, कि मैं गुड्स को बेच रहा हूं। दो बातें, बायर मेक्स फुल पेमेंट, बायर जो है वो पूरी पेमेंट कर देता है, ओके बेटा। सेलर उसको गुड्स दे देगा, सेलर टू रिलीज द गुड्स या सेलर टू डिलीवर द गुड्स टू बायर, ले जा भाई अपनी गुड्स ले जा। अब आप गुड्स के ऊपर लियन नहीं रख सकते। बायर ने अभी भी पेमेंट नहीं की, तो अब सेलर क्या कर सकता है, सेलर कैन रीसेल द गुड्स। ठीक है, बट सर सेलर तो मालिक ही नहीं है, मालिकाना हक तो किसको ट्रांसफर हो चुका था, ट्रांसफर प्रॉपर्टी तो बायर को हो चुका था। ये एक्सेप्शन में पढ़ा था हमने, नेमो डेट क्वेड नॉन हबत की एक्सेप्शन में था, अनपेड सेलर कैन रीसेल द गुड्स। हालांकि वो मालिक नहीं है, बट फिर भी वो सब्सिक्वेंट बायर को क्या दे देगा, प्रॉपर्टी दे देगा, यानी कि ओनरशिप दे देगा। सेलर कैन रीसेल द गुड्स, सब्सिक्वेंट बायर एक्वायर्स गुड टाइटल, गुड टाइटल, ठीक है। रीसेल पर प्रॉफिट हो गया तो ये किसका, सेलर का, और अगर लॉस हो गया तो मैं किससे रिकवर करूंगा, बायर से। ये ध्यान रखना। मान लीजिए मुझे 1 लाख रुपए लेने थे आपसे, आपने मुझे पेमेंट नहीं की, मैंने गुड्स को रीसेल कर दिया आपको नोटिस देने के बाद, गुड्स जो है 90,000 की बिकी, लेने कितने थे 1 लाख, तो 10,000 का लॉस किसका हो गया, सेलर का। मैं किससे रिकवर करूंगा, बायर से रिकवर करूंगा। बट मान लीजिए वही गुड्स 1 लाख की 1,25,000 में बिकी, तो 25,000 का जो बेनिफिट होगा वो सेलर का हो गया, ये ध्यान रखना। सर नोटिस ऑफ रीसेल नहीं दिया, नोटिस ऑफ रीसेल नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, 2 रीजन। अगर पहले से ही मेंशन था सर कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर आपने मेरे को टाइम पे पेमेंट नहीं दिया तो मैं गुड्स को रीसेल कर दूंगा बिना नोटिस दिए, तो भाई ठीक है, या गुड्स पेरिशेबल नेचर की है, ठीक है। क्यों नहीं दिया, ड्यू टू ऑलरेडी मेंशन्ड इन कॉन्ट्रैक्ट, ऑलरेडी मेंशन्ड इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में पहले से मेंशन था कि अगर मेरे को पेमेंट ऑन द टाइम नहीं मिली मैं गुड्स को रीसेल कर दूंगा बिना किसी नोटिस दिए, ठीक है। और गुड्स जो है वो पेरिशेबल नेचर की है, नोटिस वोटिस देने का टाइम था ही नहीं तो खराब हो जाएगी गुड्स। गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर। जी, अगर ये रीजन है, ये 2 रीजन है, तो बेटा यहां से एरो निकलेगा अब यहां का, सेलर कैन रीसेल दी गुड्स, सेलर इन गुड्स को रीसेल कर सकता है, सब्सिक्वेंट बायर को गुड टाइटल मिलेगा, और इस रीसेल पे अगर प्रॉफिट हो गया तो वो सेलर का है, और अगर कोई लॉस हो गया तो बायर से रिकवर किया जाएगा। देखो नोटिस नहीं दे रखा तो भी, ठीक है। इनके अलावा अगर कोई और रीजन है, एनी अदर रीजन, ड्यू टू एनी अदर रीजन, तो बेटा नोटिस ऑफ रीसेल तो देखो देना चाहिए। एक्सेप्शनल केसेस की बात अलग है, अगर आपने नोटिस ऑफ रीसेल नहीं दिया ड्यू टू एनी अदर रीजन, तो देखो आप गुड्स तो बेच सकते हो, आप गुड्स तो बेच सकते हो। पहली बात, सेलर कैन रीसेल द गुड्स, तो फिर सर नोटिस देने का पंगा क्यों है। सब्सिक्वेंट बायर को भी गुड टाइटल मिलेगा, सब्सिक्वेंट बायर एक्वायर्स गुड टाइटल, बट फर्क किस चीज का आएगा, इस चीज का, इस रीसेल पे अगर कोई प्रॉफिट हो गया तो बायर का हो जाएगा बेटा, क्योंकि आपने बायर की गुड्स बायर से पूछे बिना बेच दी, ये कौन क्लेम करेगा, बायर। और अगर इस पे कोई लॉस हो गया तो वो लॉस सेलर को ही बियर करना पड़ेगा, बायर को आप बाउंड नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। क्योंकि एक तो आपने बायर से पूछे बिना उसकी गुड्स बेच दी, सस्ते में बेच दी, और उससे लॉस भी मांग रहे हो, नहीं। तो नोटिस ऑफ रीसेल अगर आपने नहीं दिया
तो ये ध्यान रखना सब्सिक्वेंट बायर को तो गुड टाइटल दोनों ही केसेस में मिलेगा, और दोनों ही केसेस में अनपेड सेलर कैन रीसेल द गुड्स। फर्क किसका आएगा कि रीसेल पे प्रॉफिट या लॉस कौन बियर करेगा, ये बस फर्क आता है बेटा, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो नोटिस ऑफ रीसेल वाला टॉपिक भी, सॉरी रीसेल का टॉपिक भी अपना कंप्लीट हो गया। तो देखिए बेटा, राइट अगेंस्ट द गुड्स कितने राइट है, 3 राइट है। गुड्स के ऊपर लियन करना, और अगर गुड्स रास्ते में है तो उसके ऊपर राइट ऑफ स्टॉपेज एक्सरसाइज करना, और तीसरा राइट ऑफ रीसेल। अभी अगेंस्ट द बायर भी करेंगे। इसी के नीचे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है व्हेन राइट ऑफ लियन इज लॉस्ट, राइट ऑफ लियन इज लॉस्ट। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा जो एग्जाम में कई बार 3 नंबर या 4 नंबर के लिए पूछ लिए जाते हैं। नंबर 1, राइट ऑफ लियन कब खत्म हो जाता है, व्हेन अनपेड सेलर वेव्स हिज राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ लियन को मैं शॉर्ट फॉर्म में आरओएल लिख रहा हूं, ठीक है ना बेटा। आपको एग्जाम में नहीं लिखना आरओएल, ध्यान रखना, एग्जाम में पूरा ही लिखना है राइट ऑफ लियन, मैं समझाने के हिसाब से। राइट ऑफ लियन इज वेव्ड बाय अनपेड सेलर। अनपेड सेलर ने कहा है कोई बात नहीं सर, आप गुड्स ले जाइए, आप इसको बेच के पैसे दे देना, मेरे को बायर पे भरोसा है, ठीक है ना, मेरे को बायर पे भरोसा है। और सर भरोसा टूट गया तो बेटा राइट अगेंस्ट बायर अभी बाकी है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, व्हेन अनपेड सेलर जो है उसने गुड्स जो है एप्रोप्रिएट कर दी है, अनपेड सेलर हैज एप्रोप्रिएटेड द गुड्स। यानी कि उसने गुड्स किसको दे दी है, दैट इज अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन टू कैरियर, गुड्स गिवन टू कैरियर टू डिलीवर टू दी बायर, ठीक है ना। और तीसरा, व्हेन बायर और हिज एजेंट हैज obtained लॉफुल डिलीवरी, चोरी छिपे नहीं, लीगली वो इस गुड्स को इस गुड्स की डिलीवरी ले चुके हैं। तो जब गुड्स बायर या बायर के एजेंट के पास पहुंच चुके तो राइट ऑफ लियन करोगे कैसे, राइट ऑफ लियन के लिए पोजेशन होनी जरूरी है। ये 2 केसेस में पोजेशन ही लॉस हो गई है, लॉस ऑफ पोजेशन। इन दोनों केसेस में पोजेशन ही नहीं है, लॉस ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स। तो जब गुड्स की पोजेशन ही नहीं है तो लियन करोगे किस पे बेटा, लॉस ऑफ लियन। तो सर अब मैं क्या करूं, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन बनता है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब लूज हो जाता है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज लॉस्ट। इज लॉस्ट। तो देखो लगभग सेम पॉइंट है बेटा। सबसे पहला, व्हेन अनपेड सेलर वेव्स हिज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट है मेरा, ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैं ऐसा करूं, तो मैं अपना राइट लूज कर सकता हूं, और मैं चाहूं तो ऑफिशियल असाइनी से पैसा क्लेम कर सकता हूं। ऑफिशियल असाइनी किसका, बायर का, क्योंकि जब बंदा इंसॉल्वेंट होता है तो उसका ऑफिशियल असाइनी आता है। व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू बायर, जो गुड्स है वो बायर या उसके एजेंट के पास पहुंच चुकी है लॉफुल तरीके से, तो बेटा राइट ऑफ स्टॉपेज के लिए गुड्स ट्रांजिट में होनी जरूरी है। बट अगर ट्रांजिट एंड हो गई है, ट्रांजिट ही एंड हो गई है, एंड ऑफ ट्रांजिट मतलब गुड्स जो है डेस्टिनेशन पर पहुंच गई है, तो बेटा लॉस ऑफ राइट ऑफ स्टॉपेज, ये भी हो गया खत्म। तो दोनों पॉइंट लगभग सेम लगते हैं ना। हाँ, एक लाइन लिखी जाती है जब राइट ऑफ लियन खत्म होता है तो राइट ऑफ स्टॉपेज स्टार्ट होता है, ठीक है ना, क्योंकि अगर गुड्स मेरी पोजीशन में नहीं है तो राइट ऑफ स्टॉपेज शुरू हो गया। और राइट ऑफ स्टॉपेज जब खत्म होता है तो बेटा राइट अगेंस्ट, व्हेन राइट ऑफ लियन एंड्स, राइट ऑफ स्टॉपेज स्टार्ट्स।
क्योंकि गुड्स अगर सेलर के पास नहीं है तो कहां होगी, ट्रांजिट में होगी, तो राइट ऑफ स्टॉपेज यूज कर लो। और सर अगर राइट ऑफ स्टॉपेज भी एंड हो जाए तो मतलब गुड्स कहां पहुंच चुकी है, बोलो, बायर के पास या उसके एजेंट के पास, तो राइट अगेंस्ट द बायर स्टार्ट। ओके, तो राइट अगेंस्ट द बायर है क्या हमारे पास एक्चुअल में, राइट अगेंस्ट द बायर है क्या? तो सबसे पहला राइट है नंबर 1, राइट टू क्लेम द प्राइज, राइट टू क्लेम दी प्राइज, मैं केस करके प्राइज क्लेम कर लूंगा, भैया मेरे पैसे दो, राइट टू क्लेम दी प्राइज। नंबर 2, राइट टू क्लेम दी डैमेज, राइट टू क्लेम दी डैमेज। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया ना कि जो रीसेल है वो कम प्राइस पे हुई है और मैंने नोटिस दे रखा था, तो मेरा 10,000 का नुकसान हो गया, तो कौन भरेगा, बायर। तीसरा, राइट टू क्लेम इंटरेस्ट, अब पेमेंट देनी थी उसको 1 अगस्त को, बट उसने पेमेंट कब दी मुझे, 31 अगस्त को, 31 अगस्त को, तो 1 महीना लेट मिला, तो राइट टू क्लेम इंटरेस्ट। तो ये 3 राइट है बेटा। तो अगर गुड्स बायर के पास पहुंच गई है या मैंने बायर को दे दिया कि ले जा गुड्स, तो मेरा राइट गुड्स के अगेंस्ट खत्म हुआ है, बायर के अगेंस्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ। बायर से पैसा भी ले सकता हूं, डैमेज भी ले सकता हूं और इंटरेस्ट भी ले सकता हूं, ये बातें ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी अपना हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ऑक्शन सेल के टॉपिक पे। लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, सेल बाय ऑक्शन, सेल बाय ऑक्शन। सेल बाय ऑक्शन, ऑक्शन सेल, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो ओनर होता है गुड्स का, बेसिकली सेलर, वो अपनी गुड्स किसको देता है, ऑक्शनियर को, ऑक्शनियर को। ऑक्शनियर क्या होता है सर, ये एजेंट होता है, ये एजेंट होता है किसका, एजेंट ऑफ सेलर। ये क्या करता है, इनवाइट करता है, इनवाइट्स बिड्स, बिड्स मतलब बोली, पब्लिकली, ओपनली, कि जिसको ये गुड्स खरीदनी है वो गुड्स खरीद सकता है और बोली लगाइए। ये प्रोफेशनल बंदा होता है, इसका काम होता है लोगों को गुड्स दिखाना और फिर प्राइस लगवाना, ठीक है। पब्लिकली ये गुड्स की बोली निकलवाएंगे। नॉर्मली क्या होता है, हाईली, जो हाईएस्ट बिड होता है, नॉर्मली हाईएस्ट बिड इज सिलेक्टेड, हाईएस्ट बिड इज सिलेक्टेड। नॉर्मली जो हाईएस्ट बिड होती है वो सिलेक्ट हो जाती है। सर आपने नॉर्मली क्यों कहा, ऐसा हमेशा ही होता होगा? नहीं बेटा, नॉर्मली इसलिए कहा बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ बिड्स। अभी सामने वाले ने बिड लगाई है, बिडर ने बिड लगाई है, एक्सेप्ट नहीं हुई है। बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ बिड, एक्सेप्टेंस ऑफ बिड, बिड एक्सेप्ट होने से पहले सेलर में रिफ्यूज टू सेल द गुड्स। अगर सेलर को लगता है कि बिड तो हाईएस्ट है बट मुझे इतने में नहीं बेचनी, मुझे तो और भी पैसा चाहिए और कोई बोली लगा नहीं रहा ज्यादा, तो सेलर जो है, सेलर में रिफ्यूज टू सेल द गुड्स, मैं गुड्स बेचने से मना कर सकता हूं, ठीक है। एंड बायर भी क्या कर सकता है, सॉरी बिडर, बिडर भी क्या कर सकता है, अपनी बिड वापस ले सकता है। बिडर में रिवोक हिज बिड। अगर बिडर को लगता है कि मैंने ज्यादा बिड लगा दी है, तो बिड एक्सेप्ट होने से पहले वो अपनी बिड क्या कर सकता है, रिट्रैक्ट कर सकता है, वापस ले सकता है। सर बिड एक्सेप्ट कैसे होती है, तो कुछ कस्टम होते हैं, जैसे फॉल ऑफ हैमर, 1 2 3 1 2 3 3 बोलते बिड एक्सेप्ट हो गई, बेल बजाना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बिड एक्सेप्ट होने से पहले सेलर जो है वो बिड सेल कैंसिल कर सकता है कि मुझे नहीं बेचनी इतने के अंदर, और बिडर को अगर लगता है कि उसने बिड फालतू लगा दी है तो वो अपनी बिड वापस लेना चाहे तो ले सकता है। क्लियर है, इसलिए वर्ड लिखा हुआ नॉर्मली। इसी के अंदर ध्यान रखना 2 कॉन्सेप्ट आते हैं बेटा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्व प्राइस, कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्व प्राइस। रिजर्व प्राइस का मतलब क्या है, सेलर में रिजर्व, सेलर में फिक्स a reserve price, a reserved price,
अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि रिजर्व प्राइस का मतलब मिनिमम प्राइस होता है। मिनिमम प्राइस मतलब इसने से बोली शुरू करनी है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यानी कि जो गुड्स आप बेच रहे हो उस पर एक टैग लगा होगा, उस पर लिखा होता है रिजर्व प्राइस 2 लाख रुपए। फॉर एग्जांपल मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है और उसके ऊपर टैग लगा दिया, मैंने एक बोर्ड लगा दिया कि रिजर्व प्राइस 2 लाख है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 लाख से बोली शुरू हो। इसका मतलब ये है सेलर में refuse to sell, refuse the sale even after bid is accepted, bid is accepted, bid accept हो चुकी है। अभी ऊपर क्या पढ़ा कि bid accept होने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाता है, अब सेलर मना नहीं कर सकता, सही बात है। बट अगर हाईएस्ट बिड एक्सेप्ट होने के बावजूद रिजर्व प्राइस से नीचे है तो फाइनल कॉल जो है बेटा वो सेलर की होती है। इफ बिड इज लोअर देन रिजर्व्ड प्राइस। कई बार क्या होता है बेटा, सेलर जो है वो अपनी गुड्स ऑक्शनियर के पास रखकर चला जाता है कि भाई इसकी बिडिंग करवा देना और जो अच्छा प्राइस मिले बेच देना, ठीक है। अब 3 या 4 दिन बाद ऑक्शनियर का फोन जाता है सेलर के पास कि सर मैंने आपकी गुड्स बेच दी। कहता अच्छा बेच दी, बहुत अच्छी बात है, कितने बेची? कहता 1,80,000। कहता है क्या कर दिया, 2 लाख से तो नीचे बेचनी नहीं थी, ठीक बात है ना। बट अब क्या करें, बिड तो एक्सेप्ट हो चुकी है, क्योंकि आप उस टाइम वहां थे नहीं तो आप मना कर देते, नहीं 1,80,000 में नहीं बेचना। अब आप वहां पर प्रेजेंट थे नहीं, इसलिए आपने बिड को मना नहीं किया, अब तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया नुकसान। अब इस केस में क्या होता है, सेलर गुड्स रख के जाता है, ऑक्शनियर कहता है रख दो, 2-3 दिन बाद बिड लगवाऊंगा। तो मैं कहता हूं भाई सुनो, इसका रिजर्व प्राइस 2 लाख है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी ने हाईएस्ट बिड लगाई और आपने सिलेक्ट कर ली और वो 2 लाख से नीचे है तो मैं चाहूं तो सेल मना कर सकता हूं। अब समझिए कि थोड़े दिन बाद सेलर आता है और ऑक्शनियर कहता है कि 1,90,000 की हाईएस्ट बिड लगी है, और सेलर कहता है नहीं भाई 2 लाख से नीचे बेचनी नहीं है, तो मना कर दो। आपने रिजर्व प्राइस पब्लिकली शो कर रखा है, गुड्स के ऊपर लिखा होता है रिजर्व प्राइस 2 लाख रुपए, ऐसा नहीं कि छुपा रखा है कुछ, ठीक बात है ना। तो जो बिड लगा रहा है उसको पता है कि मेरी बिड रिजर्व प्राइस से कम है, तो बिड रिजेक्ट हो सकती है सेलर के द्वारा। ये होता है रिजर्व प्राइस का कॉन्सेप्ट। रिजर्व प्राइस का कॉन्सेप्ट मिनिमम प्राइस नहीं है। बट अगर मान लिया हाईएस्ट बिड 1,90,000 और रिजर्व प्राइस 2 लाख है और ऑक्शनियर कहता है सर इससे ऊपर कोई नहीं देगा, आपके रिजर्व प्राइस लिखने से क्या होता है, देख लो ठीक है, बाकी आपको मना करना है तो आप मना कर सकते हो। तो यहां पर सेलर को लगता है कोई बात नहीं, 1,90,000 और 2 लाख में ज्यादा फर्क नहीं है, तो हाँ करना चाहे तो कर सकता है। मतलब इट इज द फाइनल कॉल ऑफ सेलर, सेलर में रिफ्यूज, सेलर चाहे तो मना कर सकता है। ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्व्ड प्राइस, ठीक है ना। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू बिड, कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू बिड बाय सेलर और एनी वन पर्सन ऑन हिज बिहाफ। ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा एक बात हो, सेलर तो गुड्स बेचने आया है तो वो बिड क्यों लगाएगा, बिड तो बायर लगाते हैं, है ना। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर लिखता हूं कैन बी रिजर्व्ड, रिजर्व्ड मतलब कैप्ट बाय सेलर एट द टाइम ऑफ ऑक्शन। मैंने ऑक्शन के टाइम पे पहले ही बोल दिया कि मैं भी बिड लगाऊंगा, या मेरे ब्याह पर वो जो बंदा बैठा है वो बिड लगाएगा। कहता सर ये क्या खेल खेल रहे हो, आपको तो गुड्स बेचनी है, आपको क्यों बिड लगानी है। कहता बेटा मैं बिड इसलिए लगा रहा हूं कि मान लीजिए किसी ने हाईएस्ट बिड लगा दी 5 लाख रुपए की, ठीक है, और मैंने बोल दिया 5,05,000 रुपए, तो इसका मतलब क्या है, मुझे इतने में गुड्स नहीं बेचनी। मतलब मैं सेलर, मैं ऑक्शनियर के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा हूं कि ऑक्शनियर मेरी तरफ देखे कि भाई साहब क्या करना है और मैं उसे कहता हूं नहीं बेचना। बाई चांस ऑक्शनियर ने मेरी तरफ नहीं देखा और उसने फॉल ऑफ हैमर कर दिया 1 2 3, तो मुझे तो गुड्स बेचनी पड़ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, है ना। बट मैं ये पावर ऑक्शनियर को नहीं देना चाहता, ये पावर मैं अपने पास रखना चाहता हूं। तो अगर किसी के हाईएस्ट बिड लगी है, मुझे लगता है नहीं हाईएस्ट तो है बट अभी भी सेटिस्फैक्टरी प्राइस नहीं आया है, तो सेलर जो है वो उससे ऊपर की बिड बोल देगा। इसका मतलब क्या है, मैं आपकी बिड्स को काउंटर कर रहा हूं, मैं आपकी बिड्स को रिजेक्ट कर रहा हूं। ये पॉइंट क्लियर हुआ, ओके। तो कैन बी रिजर्व्ड बाय ऑक्शनियर, सॉरी सेलर एट द टाइम ऑफ ऑक्शन। तो क्या ये फ्रॉड है,
मैंने तो बता दिया कि मैं भी बैठूंगा या मेरे बिहाफ पे वो बंदा बैठेगा, और इंटेंशन भी बता दी, तो ये फ्रॉड नहीं है बेटा, ऐसा किया जा सकता है। बट अगर बिना बताए बैठोगे, विदाउट रिजर्विंग, यानी कि आपने किसी को बताया ही नहीं कि मैं भी बैठूंगा या मेरे बिहाफ पर मेरा कोई बंदा बैठेगा बिड लगाने के लिए, तो दिस इज कॉल्ड प्रिटेंडेड बिडिंग, यानी कि प्रिटेंड हो रहा है कि बिड लगा रहा है बंदा, और ये बेटा फ्रॉड होता है। ये क्या होता है? फ्रॉड होता है। यानी कि ये किस लिए लगाई जाती है? टू इन्फ्लेट दी प्राइस, इन्फ्लेट दी बिड या प्राइस, ये फ्रॉड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सेकेंड हैंड कार बेचनी है, किसी ने बिड लगाई 3 लाख रुपए की, अचानक से भीड़ से आवाज आती है 3,10,000। अब जिसको गाड़ी खरीदनी है, जिसने 3 लाख की बिड लगाई थी, उसने कहा 3,15,000, फिर भीड़ से आवाज आई 3,20,000, ऐसे करते करते 4 लाख की फाइनल बिड आ गई, और 4 लाख पे 1 2 3 हो गया। जब बायर गुड्स की डिलीवरी लेने गया तो उसने देखा कि सेलर के साथ में वही बंदा खड़ा है जो बिड्स लगा रहा था, 3,10,000, फिर 3,25,000 ऐसे कर रहा था। बायर ने पूछा ये कौन है? कहते ये तो सेलर का लड़का है। कबे ये बिड लगा रहा था और राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व भी नहीं था, मतलब हमें बताया भी नहीं गया था, तो ये तो फ्रॉड है। जो चीज मैं 3 लाख रुपए में खरीद रहा था, 3 लाख रुपए में 1 2 3 हो जाता, उसके बाद इसने बिड लगानी शुरू की, इन्होंने प्रिटेंड किया कि बिडिंग खत्म नहीं हुई है, बिडिंग हो रही है, और मैं आपके झांसे में आ गया, ये फ्रॉड है। तो जो चीज मैं 3 लाख रुपए में खरीद रहा था, अब वो मुझे कितने में पड़ रही है? 4 लाख की। इस केस में बायर कैन रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, रिपुडिएट यानी कि कैंसिल द सेल, कि भैया मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे नहीं खरीदनी, मना, ठीक है, क्योंकि आपने मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश की। या फिर बायर क्या कर सकता है? बायर कैन क्लेम डैमेज, ये गाड़ी मुझे कितने में पड़ रही थी? 3 लाख रुपए में पड़ रही थी, प्रिटेंडेड बिडिंग के बाद कितना हो गया? 4 लाख। तो 1 लाख का नुकसान क्यों हो रहा है? आपके इस फ्रॉड की वजह से। तो 1 लाख रुपए मैं आपसे क्लेम कर सकता हूं। इन शॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, यानी कि बायर। ये ऑक्शन सेल का टॉपिक भी अपना कंप्लीट हो गया है बेटा, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक लास्ट रह जाता है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बट करवा देते हैं। टैक्स कौन पे करेगा? टैक्स ऑन सेल। बताओ, इनडायरेक्ट टैक्स है कौन बियर करता है बेटा? हमेशा ही बायर बियर करता है। इनडायरेक्ट टैक्स इज बोर्न बाय बायर, ठीक है, ओके। इसमें रिवीजन आ गई है, इसमें क्या आ गई है? रिवीजन आ गई है। टैक्स के रेट रिवाइज होते रहते हैं ना बेटा, आपको पता है, जैसे जीएसटी बढ़ गया, घट गया, ठीक है। तो बताओ, ये रिवीजन की वजह से टैक्स या तो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तो नुकसान किसका हुआ बेटा? तो बेटा टैक्स रिवाइज हुआ, तो सबसे पहले तो बताओ, जो प्राइस बताया गया है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स बताया गया है या एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स बताया गया है? प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। फॉर एग्जांपल, आप कोई लैपटॉप खरीदने गए और उसने कहा 50,000 का इंक्लूडिंग जीएसटी, 50,000 इंक्लूडिंग जीएसटी है वो, ठीक है, तो 50,000 में टैक्स इंक्लूडेड है। अगर दुकानदार कहता है 50,000 का लैपटॉप है प्लस जीएसटी, मतलब ये जो 50,000 रुपए बताए गए इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है, ओके। अब बताओ, प्राइस इंक्लूसिव टैक्स है, एग्जांपल एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस किसको बोलते हैं? जिसमें सारे टैक्सेस आ गए, और प्राइस जो टैक्स है, टैक्स का रेट घट जाता है, टैक्स रेट कम हो जाता है, तो बेनिफिट किसका हो गया? बेनिफिट टू सेलर हो गया बेटा, क्योंकि आपने गुड्स का प्राइस बताया 100 इंक्लूडिंग जीएसटी, और सपोज करो आप जो गुड्स बेच रहे हो वो 18% के कैटेगरी में थी, तो 100 रुपए में 18 रुपए के करीब का जीएसटी था, 18 से थोड़ा कमी बनेगा बेटा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। 100 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी ना, 18% का जीएसटी, बाद में गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आती है कि हम इसको 18% की बजाय 5% की स्लैब में लेके आ रहे हैं, तो बेटा 13% का जीएसटी का फायदा किसका हो गया? सेलर का हो गया, क्योंकि सेलर को तो 100 रुपए मिलने थे, ठीक है। अब उस 100 रुपए में पहले वो 18% टैक्स गवर्नमेंट को देता, अब कितना देना पड़ेगा? 5। बट अगर टैक्स रेट बढ़ गया तो बेटा आप मैक्सिमम कितना रुपया ले सकते हो बायर से? 100। अब मान लीजिए वो 18% से 28% की कैटेगरी में चला गया, 28, तो लॉस किसका हो गया? लॉस टू सेलर, क्योंकि आपको तो 100 ही रुपए मिलेंगे ना। सेम ऐसे ही आएगा टॉपिक यहां पर, अगर प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है, प्राइस जो है वो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स था, टैक्स अलग से लेने हैं, तो बेटा टैक्स रेट अगर बढ़ गया तो बर्डन किस पे आ जाएगा? लॉस टू बायर,
क्योंकि आपको तो टैक्स अलग से देना था ना, तो रेट बढ़ गया तो आपके ऊपर बर्डन बढ़ गया। और टैक्स रेट अगर घट गया तो किसका फायदा हो गया? बायर का। प्रॉफिट टू या बेनिफिट टू बायर। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट मैंने करवा दिया। इसी के साथ सेल ऑफ गुड एक्ट टॉपिक पूरा का पूरा खत्म। बाकी अगर आपको लगता है कोई टॉपिक रह गया है या कुछ क्वेश्चन मुझे आपके साथ डिस्कस करने चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं अपना नंबर आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आपको डिटेल नोट चाहिए तो आप डिटेल नोट्स के लिए मुझे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। थैंक यू।